दोस्तों, मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपकी हिंदी की पहली क्लास है जो रिकॉर्डेड आपको दी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा यूपी त्रिपाल एससी लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट और जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वनडे, उसके लिए हिंदी की क्लास बहुत ही एथेंटिक तरीके से आपको दी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, क्रम वाइज तरीके से आप अपने नोट्स बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग है हमारा लिखा है कि वर्णमाला। तो वर्णमाला होता क्या है, आपकी वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या कि छोटी की छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ण। वर्ण लिख लिया। इसके बाद वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि का क्या है ये ध्वनि का लिखित रूप है। किसका? ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप है। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का सबसे छोटा लिखित रूप क्या है? तो वो क्या है? आपका वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का सबसे छोटी इकाई यानी मौखिक इकाई क्या है? तो क्या है? वर्ण है। वर्ण क्या है? मौखिक इकाई है। यहाँ लिख लेंगे कि वर्ण क्या है? ध्वनि का मौखिक रूप है। इसके बाद आते हैं कि वर्णों के प्रकार, यानी वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, क्या लिख लेंगे? वर्णों के प्रकार। तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है क्या? स्वर। दूसरा क्या होता है? अयोग वाय। क्या होता है? अयोग वाय। और तीसरा क्या होता है? तीसरे होता है हमारे तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? व्यंजन। तो अब ये देखेंगे आप कि आपकी टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी 52 होती है। 52 क्या होती है? आपकी टोटल वर्णों की संख्या होती है। इसके बाद आपके स्वर कितने होते हैं? तो मूलतः स्वर पूछे तो मूलतः स्वर होते हैं आपके 11, और कुल स्वर पूछे तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? 13। यानी टोटल या कुल स्वर कितने होते हैं? 13। और मूलतः और सामान्य रूप से पूछे जाएंगे तो स्वर कितने होते हैं? 11। इसके बाद ये 2 आपके, ये 2 क्या हैं? ये अयोग वाय हैं। अंग और आहा, ये 2 क्या हैं? आपके अयोग वाय हैं। और व्यंजन कितने होते हैं आपके? 39 आपके व्यंजन होते हैं। का से लेकर कहाँ तक? का, खा, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक? ज्ञा तक। ये क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है। और छोटा से लेके कहाँ तक? आहा तक। यानी औ तक आपके मूल स्वर होते हैं, और ये 2 आपके जे होते हैं अयोग वाय। ठीक है। इसके बाद अब आपका एक क्वेश्चन क्या बनने लगा है कि वर्ण विच्छेद क्या होता है? क्या होता है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद, या आपसे पूछेगा क्या कि पलवन क्या होता है? ठीक है। अब आपको एक शब्द दिया जाता है, क्या कि बहुव्रीहि का क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। यानी इसे हमें क्या करना है? तोड़ना है। तो इसे हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा आपका? बा आएगा, फिर बा, आधा बा आएगा और आ आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? हा आएगा। फिर क्या आएगा?
छोटा ऊ आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका आएगा वा, आधा वा आएगा, फिर रा आएगा, फिर बड़ी ई आएगी, इसके बाद क्या आएगा, हा आएगा, फिर छोटी ई आएगी, ठीक है। क्या आएगा, छोटी ई आएगी, ठीक है। तो इसका हो गया वर्ण विच्छेद। और अगर आपको ये वर्ण विच्छेद आपको दिया जाए, ठीक है, ये वर्ण विच्छेद आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका संक्षेपण बताइए, तो संक्षेपण क्या है, ये जो आपका ये तोड़ के दिया था इसे तो कहते हैं हम क्या, वर्ण विच्छेद। और ये आपका ये जुड़ा हुआ दिया है, जो ये आपका जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। ठीक है, अब आपको दिया है कि स्वर, सबसे पहली हेडिंग क्या थी हमारी, स्वर। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्वर में लिखेंगे परिभाषा। स्वर की क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो स्वर की परिभाषा लिखिए, स्वतंत्र रूप से, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, खुद की सहायता से या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। अब आप देखेंगे कि स्वर की संख्या होती क्या है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया है कि स्वर की क्या होती है, कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, मैंने आपको बताया कि कुल संख्या कितनी होती है, 13। और आपसे स्वरों की, सिर्फ आपको जब प्रश्न बने तो प्रश्न में दिया जाए कि स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या सिर्फ आपको कितनी बतानी है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मूलतः स्वर या सामान्यतः स्वर, क्या, मूलतः स्वर या सामान्यतः स्वर की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, इनकी 11 होती है। अब आपसे प्रश्न कर दिया जाए यदि कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्राएं आप ध्यान रखिएगा कि मात्राएं हमारी कितनी होती हैं, मात्राएं होती हैं हमारी 10। अब इन मात्राओं में हम क्या नहीं लेते हैं, तो ये छोटा आ है, ये हमारी कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि आपकी हेडिंग डरी है कि स्वर की मात्रा, तो स्वर की मात्रा में लिखेंगे आप, तो स्वर की मात्रा में लिखेंगे कि व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का उपयोग होता है, क्या होता है, स्वर का योग होता है, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, तो स्वर क्या होता है कि अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, उस रूप को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। अब आपकी स्वर की मात्रा, तो देखिए स्वर की मात्रा क्या है, जैसे आपको लिखा है तो यहां लिखेंगे आप। अब हमें स्वर की मात्राएं लिखनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी, फिर क्या होगा, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ। फिर इसके बाद एक शब्द आता है आपका क्या, री, क्या आ जाता है, री। फिर इसके बाद आता है ए, आई, ओ और औ, और इसके बाद आता है अंग, फिर लिखेंगे आहा, ठीक है। क्या लिखेंगे, आहा।
तो आप छोटा का क्या करते हैं, आपकी छोटे की मात्रा क्या होती है ये, बड़े की ये, छोटी की ऐसे पिच्छू गोड़ी, बड़ी की अग्गो गोड़ी इस साइड से, छोटाऊ का पिछोला था, बड़ाऊ का अग्गोला था। री क्या होती है, री ऐसे लगता है, कैसे, ऐसे, किसी भी शब्द के नीचे क्या लग जाता है, ऐसे लग जाता है नीचे की ओर घूम के। और ए की क्या होती है, एक मात, आई की दो मात, ओ की एक मात्रा एक लठिया, औ की दो मात्रा एक लठिया। अंक को हम दो तरीके से दिखाते हैं, कैसे, एक तो हमारी ऐसी बिंदी लग जाती है और एक क्या होता है आपका ये चांद बिंदु, ठीक है। और आहा, आहा तो आप जानते ही हैं, ऐसे दिखा देते हैं, दो बिंदी किसी भी अक्षर के बाद क्या हो जाती हैं, दो बिंदी हो जाती हैं। अब यहाँ देखना, इस री को क्या कहते हैं, इस री को मानक स्वर कहते हैं। इस री को क्या कहते हैं, इस री को कहते हैं मानक स्वर, ठीक है, क्या कहते हैं, मानक स्वर। और ये री क्या है, जहाँ भी आपको ये री शब्द लगा दिख जाए वो क्या होगा, वो शब्द किसका होगा, संस्कृत भाषा का, ठीक है। किस भाषा का होगा, जिस भी शब्द में आपका ये री लगा हो वो किसका होगा, संस्कृत भाषा का शब्द होगा। ये आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में, जहाँ आपको री लगा होगा वो किसका होगा, संस्कृत भाषा का होगा। अब आते हैं अंग पर। ये अंग क्या है, ये आपका जहाँ भी होगा वो संस्कृत भाषा का शब्द होगा, किसका, संस्कृत का। और ये चांद बिंदु है, ये किसका है, ये जहाँ भी लगा होगा तो आप देख लीजिएगा ये हिंदी भाषा का होगा, किसका, हिंदी का। यानी इसे कहेंगे तो ये क्या होगा, तद्भव, और ये क्या होगा, संस्कृत भाषा का तत्सम, ठीक है। ये क्या होगा, तत्सम, ये क्या होगा, तद्भव होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब ये आपको दिया है कि स्मरण रहे कि मात्राएं कैसे लगती हैं। ये जो मात्राएं होती हैं क्या लगती हैं, कोई मात्रा बढ़ के पीछे लगती है, कोई बढ़ के आगे लगती है। तो आपको दिया है मात्रा कौन कौन सी, बड़ी मात्रा, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और आहा की मात्रा। ये सब क्या लगती हैं, बढ़ के पीछे लगती हैं। जैसे आपको दिया गया है राधा, तो इसमें देखिए ये कहाँ लगी है, बड़े की मात्रा पीछे लगी है। और ये नीलम, इसमें भी मात्रा कहाँ लगी है, बड़ी की, यानी शब्द के बाद लगी है या वर्ण के बाद लगी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कि ये जैसे छुटी की मात्रा होती है तो ये वर्ण के आगे लगती है, वो वर्ण के पीछे लगती थी, ये आगे लगती है। और ये जैसे छोटाऊ, बड़ाऊ और री मात्राएं क्या होता है, बढ़ के नीचे लगती हैं। देखिए कहाँ लगती हैं, बढ़ के नीचे लगती हैं। और ये आपकी जो ऊपर मात्राएं दी हैं, ए, आई और चांद बिंदु, ये कहाँ लगती हैं, ऊपर लगती हैं। ये पैर, सैर, आँख, चांद, देवेंद आदि, ये कहाँ लगती हैं, ऊपर लगती हैं। अब आपको दिया है कि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है, ठीक है। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आप किसी स्वर की शुरुआत, किसी स्वर से जब शब्द की शुरुआत होती है तो वो अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आप लिख देंगे क्या, यहाँ आपको जैसे आप लिखा जाएगा क्या, आज़ाद। तो आ क्या है, स्वर की शुरुआत किससे हो रही है, स्वर से हो रही है, तो ये अपने वास्तविक रूप में आता है, ठीक है। ये किस रूप में आता है, वास्तविक रूप में आता है। जैसे आप लिख देते हैं क्या, ईश्वर, तो ईश्वर में जो आपकी ये बड़ी ये मात्रा भी है और स्वर भी है, तो ये अपने वास्तविक रूप में आता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। आपसे क्या कहा गया है कि जब दो स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो पहला स्वर क्या होता है, पहला स्वर और दूसरा स्वर, पहला स्वर आता है आपका किसके, मात्रा के रूप में, और दूसरा स्वर क्या आता है, अपने वास्तविक रूप में आता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे आप लिखते हैं शुरुआत,
क्या करते हैं, शुरुआत। ठीक है, अब देखिए रा में ये बड़ऊ का लगा है आपका, तो ये क्या है, मात्रा के रूप में है। और इसके बाद जो आपका स्वर आया है ये किस रूप में है, अपने वास्तविक रूप में है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे क्या, गुंजाइश। ठीक है, तो ये जो जा के बाद ये बड़ा आया है ये मात्रा के रूप में आया है, लेकिन जो इस मात्रा के रूप में आ के बाद एक और स्वर आया है तो वो अपने किस वास्तविक रूप में आया है कि नहीं आया है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए इसके बाद देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, स्वरों का वर्गीकरण हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण क्या है, पहला वर्गीकरण है आपका उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है, दूसरा आपको दिया है उच्चारण काल के आधार पर। तीसरा दिया है आपको जीभ के प्रयोग के आधार पर। और ये आपको दिया है चौथा होंठों की स्थिति के आधार पर। पांचवा दिया है मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उच्चारण काल के आधार पर, तीसरा जीभ के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर और मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। तो पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर, या ये आपका कोष्टक में लिखा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर और संधि स्वर, इसका नीचे आपको चार्ट दिया गया है, उससे आप समझ लें। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रकार है, ये आपका दूसरा प्रकार है। ठीक है, पहला प्रकार को क्या कहते हैं, हास्य स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। इसको तीनों ही नाम से पुकारा जा सकता है। प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है कि निम्न में से हास्य स्वर कौन सा है या कौन सा नहीं है, लघु स्वर या मूल स्वर। तो ये आपके चार होते हैं, आ, ई, ऊ और री। ये चार आपके कौन से होते हैं, हास्य स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रकार पर, इसे क्या कहते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। अब संधि स्वर को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। संधि स्वर के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। पहले को कहते हैं मूल दीर्घ स्वर, दूसरे को कहते हैं संयुक्त स्वर। पहले को मूल दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, सजातीय स्वर, और इसे संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। ठीक है, तो आपके मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने, तीन, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और यहाँ पे आपको हास्य स्वर कितने थे आपके, चार। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर हास्य स्वर कितने होते हैं, या आपसे पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कितने होते हैं, तो ये आपके चार होते हैं। ठीक है, स्वर कितने हो गए, चार, चार 8 और 3 11, टोटल कितने हो गए हमारे 11। ठीक है, और ये संयुक्त स्वर, इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए किससे बना हुआ है आपका, ये बना है आपका आ और छोटी ई से। ठीक है, ऐसे ही दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ये आपके इसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, उच्चारण काल के आधार पर स्वर। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा क्या, उच्चारण काल के आधार पर स्वर। तो अब दिया है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और
पिलुप्त स्वर। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पिलुप्त स्वर। अब हमें इनकी लिखने हैं परिभाषा, तो परिभाषा लिखिएगा। तो हास्य स्वर में आप लोग लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हास्य स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। ये कितने होते हैं, तो जैसे करके लिखेंगे, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। और कौन कौन से होते हैं, तो इसे भी लिख लीजिएगा, आ, ई, ऊ और री। ये 4 होते हैं आपके हास्य स्वर। इसके बाद लिखेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। किन स्वरों से, इस हास्य स्वर से 2 गुना समय लगता है। किससे, हास्य स्वर से, हास्य स्वर से क्या लगता है, 2 गुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, तो ये आपके 7 होते हैं। कितने, 7। कौन कौन से, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। इसके बाद आएंगे आप क्या, नीचे दिया है आपका पिलुप्त स्वर। ठीक है, नीचे दिया है आपको पिलुप्त स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि दीर्घ स्वर, किससे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय लगता है। इसे क्या कहते हैं आप, पिलुप्त स्वर कहते हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है किसी को बुलाने में। जैसे मैंने किसी को बुलाया कि राधा, ये इसकी मात्रा होती है राधा, ऐसे बुलाते हैं ना। जैसे मैंने ये पिलुप्त, क्या है, ये पिलुप्त चिन्ह है। क्या है, पिलुप्त चिन्ह है। तो आपने 2 प्रकार के पढ़ लिए हैं, क्या, उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण काल के आधार पर। अब पढ़ेंगे आप जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें आप सबसे पहले आपको हेडिंग दी है क्या, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है। क्या करता है, जैसे ये आपकी जीभ है, इसका जिन स्वरों के उच्चारण में ये अगला भाग करता है, कार्य करता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे अब होते कौन कौन से हैं, ये छोटी ई, बड़ी और री। बोल के देखिए, अग्रभाग काम कर रहा है, ई, री, ए, आई, ए और आई, आई, आगे वाला भाग काम कर रहा है ना। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, मध्य स्वर में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। कौन सा, ये वाला मध्य भाग काम करता है तो उन्हें क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ एक ही ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर है। क्या है, सिर्फ छोटा आ। इसके बाद आपको लिखना है पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पिछला भाग यानी ये सबसे पीछे वाला भाग काम करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। अब ये होते कौन कौन से, जैसे लिख लीजिए, बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ और आओ।
ठीक है, अब बोल के देखिए, आ ऊ ओ औ। तो पीछे वाला भाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पीछे वाला का भाग काम कर रहा है आ में सिर्फ जीभ का मध्य भाग ही काम कर रहा है। ऐसे ही आप अग्र स्वर को बोल के देखेंगे, ई री ए आई, आगे वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपने पढ़ लिया, ये आपके जीभ के आधार पर है। अब इसके बाद लिखेंगे आप होंठों की स्थिति के आधार पर। क्या? चौथा टाइप है आपका, इसमें लिखा है होंठों की स्थिति के आधार पर। तो होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या? आवृतमुखी स्वर और व्रतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर क्या कहलाते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होंठ गोलाकार क्या होते हैं? गोलाकार नहीं होते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में आपके होंठ हैं जो, वो आपके गोला बन जाएं, बिल्कुल वृत्त का आकार बना लें, गोला, जैसे ऊ ओ औ। तो आपके जो होंठ हैं जो ये गोला हो रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें कह देंगे हम क्या? व्रतमुखी। और आवृतमुखी, जिनमें हमारे होंठ गोलाकार नहीं होंगे, उन्हें हम आवृतमुखी कह देंगे। तो आवृतमुखी में लिखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे करके लिखेंगे, बोल के देखना है आपको। देखिए, प्रैक्टिकल कर लेंगे एक बार तो बहुत अच्छे से समझ के आ जाएगा। ठीक है, आ ई री ए आई। ठीक है, और व्रतमुखी में लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी होते हैं, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे करके लिख लेंगे, ऊ ओ आओ। क्या करेंगे? आओ। ठीक है, अब इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इसमें 2 प्रकार के और हैं, उन्हें भी लिख लीजिए। जैसे आ जाता है क्वेश्चन में, तो उन्हें भी लिख लेंगे। एक हेडिंग डाल लेंगे, आप लोग लिखेंगे समृत स्वर। क्या लिखेंगे? समृत स्वर। आप लिखेंगे क्या? समृत स्वर। ठीक है, समृत स्वर। इसके बाद इसी के नीचे एक हेडिंग डाल लेंगे, क्या? अर्धव्रत स्वर। अर्धव्रत स्वर। अब लिखेंगे समृत में लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्थिति से, देखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है। मुख क्या होता है? कि मुख क्या होता है? कम खुलता है। कम खुलता है, उन्हें हम समृत स्वर कहते हैं। अब कौन से ऐसे स्वर हैं जिनकी उच्चारण में मुख हमारा कम खुलता है? तो करेंगे ई, ऊ और री। ये आपके 3 स्वर हैं जिसमें आपका मुख क्या होता है? कम खुलता है। बोलकर देख लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अर्ध समृत में लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्थिति से, किस स्थिति से? इस समृत स्थिति से मुख क्या होता है? कुछ अधिक खुलता है। ठीक है, इस स्थिति से क्या होता है? मुख कुछ अधिक खुलता है। क्या होता है? कुछ मुख अधिक खुलता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध समृत कहते हैं। अब इस स्थिति से कौन से ऐसे स्वर हैं आपके जिसमें आपका मुख अधिक खुलता है? तो कौन से हैं? लिख लेंगे ई और ऊ। इसमें थोड़ा, ये ऊपर वाले स्वरों की तुलना में थोड़ा मुख क्या होता है? ज़्यादा खुलता है, इन्हें अर्ध समृत कहते हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे क्या? विव्रत स्वर। क्या लिखेंगे? विव्रत स्वर। लिखेंगे विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, और नीचे हेडिंग डाल के लिख लेंगे क्या? अर्धव्रत स्वर। अर्धविव्रत,
अर्धविवृत स्वर, ये लिख लेंगे दोनों। अब ऊपर वाले में या विवृत वाले में लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। मुख क्या होता है? मुख क्या होता है? सबसे अधिक खुलता है। क्या खुलता है? मुख सबसे अधिक खुलता है, उन्हें हम विवृत स्वर कहते हैं। जैसे करके लिखेंगे आ, आई, आऊ, इनमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। इसके बाद अर्धविवृत में लिखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। किसकी तुलना में? विवृत की तुलना में क्या होता है? थोड़ा मुंह कम खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविवृत कहते हैं। अब जैसे करके लिखेंगे वो स्वर कौन कौन से हैं? आ, ए और ओ। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। देखिए समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। समृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण मुख कम खुलता है उन्हें समृत स्वर कहते हैं। और अर्ध समृत क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्थिति से अधिक मुंह खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समृत स्वर कहते हैं। इसके बाद आपने विवृत पढ़ा। विवृत में क्या कहा गया है कि मुख क्या होता है? सबसे अधिक खुलता है। और अर्धविवृत में कहा गया है कि मुख क्या होता है? विवृत की तुलना में मुख कम खुलता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे आप क्या करेंगे? उच्चारणों या स्वरों का उच्चारण स्थान। अब आप क्या करेंगे? स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेंगे। ठीक है, तो स्वरों का उच्चारण स्थान बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेंगे। लास्ट में जब आपके स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ा दिए जाएंगे तो आपको उच्चारण स्थान पे आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक ऐसी ट्रिक दी जाएगी, सिर्फ आपको 5 लाइनें याद करनी होंगी। उस 5 लाइन में आपके उच्चारण काल पर जितने भी आपके स्वर के प्रश्न बनते हैं सारे क्या हो जाएंगे? एक ही ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। अब स्वरों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जैसे आ, तो ये आ और आ किससे बोला जाता है? वर्ग क्या है? वर्ग है कंठ है। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से, यानी गले से, यहाँ से आवाज़ निकलती है आ, यहाँ ये आपका टैट हुआ है वहाँ से। और जैसे ई कहाँ से बोला जाता है? ई कहाँ से? वर्ग क्या है? तालब्य। उच्चारण स्थान तालु से, ई कहाँ से? तालु से। और ऊ कहाँ से? हवा कहाँ से आ रही है? सीधे ओष्ठ कहाँ से? होंठों से। उच्चारण स्थान क्या है? होंठों से। री जीभ कहाँ जाके लग रही है? सीधे मूर्धन्य में लगती है, जिसे मूर्धा से बोला जाता है। ए देखिए कंठ और तालु, हवा आ रही है कंठ से और जीभ जा रही है तालु की ओर, तो कहाँ से? कंठ और तालु से बोला जाता है ए। दो तो कंठोष्ठ। ओ देखिए आपके होंठ क्या हो रहे हैं? होंठ हो रहे हैं आपके गोल, और हवा सीधे होंठ से आ रही है, गोला बन रहा है, तो कंठ और ओठ से बोले जाते हैं। ओ और ओ किससे बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ये आपके क्या है? ये आपका वर्ग है। आपसे वर्ग पूछ लिया जाता है और उच्चारण स्थान भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 स्वर हैं। ये वर्ण हैं। ठीक है, 11 हैं। और ये उच्चारण काल के आज आपके जितने भी स्वर से क्वेश्चन बनते हैं आपको स्वर पढ़ा दिए हैं। कल आपको व्यंजन पढ़ा दिए जाएंगे, बढ़िया एकदम मस्त तरीके से पूरे व्यंजन आपको याद करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, नेकपाल वीडियो के लिए बहुत ही है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।